जन्म हुआ तो जन्म से ही वो बाबा जी बहुत जिज्ञासु थे। जैसे आप अपने घर में भी देखते हैं, छोटे बच्चे भी जिज्ञासु थे, लेकिन बाबा जी की जिज्ञासा बहुत है। तो बाबा जी की जिज्ञासा के कुछ प्रश्न उठते थे, तो सब लोग तब उनसे कहते थे कि आप वेद का अध्ययन करो। तो बाबा जी ने उन वेदों का अध्ययन किया, जो 4 वेद थे, उपनिषद थे, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बाबा जी के अंदर से कुछ प्रश्न उठे। जो प्रश्न उठे उनके उत्तर जब उनसे वो पूछते थे तो उनके उन उत्तरों से बाबा जी संतुष्ट नहीं होते। जब जब संतुष्ट नहीं होते थे फिर वो पूछते थे कि इनके उत्तर कहाँ मिले। तो वो कहते थे इनके उत्तर आपको समाधि में मिलेंगे। तो उनके गुरु जी थे, उनसे भी जब पूछा तो भी उन्होंने कहा समाधि में उत्तर मिलेंगे। तो उन्होंने अपना मन तैयार किया, संक्षेप में ही बोलना है, तो उन्होंने मन तैयार किया और ये कहा कि मुझे एक बार समाधि में जाने, और ये कहा कि समाधि में जितने हैं अज्ञात ज्ञात हो जाता है, सब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। तो उसने कहा, उन्होंने सोचा कि अपना व्यापार भी करते थे वो सब बंद करके, और माता जी के साथ और बच्चों के साथ वो अमरकंटक में आ गए। अमरकंटक की प्रेरणा उनके गुरु जी ने उनको दी कि आप नर्मदा के किनारे चले जाइए और वहाँ आप साधना करिए, साधना से समाधि होगी और समाधि में सबके उत्तर मिल जाएंगे, ऐसा उनको बताया। तो बाबा जी ने उसको फॉलो किया निष्ठापूर्वक, और वो अमरकंटक आ गए। अमरकंटक आने के बाद उन्होंने साधना की, काफ़ी लंबी समय तक साधना की। बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान उनको आते रहे, और इसके बाद एक बार साधना उनकी पूरी हुई और उनको समाधि हो गई। समाधि हो गई, लेकिन जो उनके प्रश्न उत्तर थे वो 4 प्रश्न थे, एक दो की मैं बारे में चर्चा करता हूँ। एक तो ये प्रश्न था, वेद में ये कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जबकि वही बात वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्म से ही सारी प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तो फिर उनको कंट्राडिक्शन लगा कि ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों है। तो इस कंट्राडिक्शन के लिए उन्होंने फिर वो उनको उत्तर नहीं मिला समाधि में। और दूसरा था कि ये जो है ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण क्यों है, ऐसा वेदांत में लिखा। तो इन दोनों को रोके, और भी प्रश्न उनके थे, तो वो जो प्रश्न उनके थे उनके उत्तर के लिए जब उन्होंने समाधि उनको हुई 20 साल बाद, तो समाधि में उनके ये 2 प्रश्न बने ही रहे। तब उन्होंने, जो पतंजलि मुनि ने लिखा हुआ है कि समाधि के बाद संयम नाम की क्रिया होती है, तो बाबा जी ने उस संयम की क्रिया आकाश में संयम किया, और संयम करने के बाद उनको पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में दिखा। वो जो सहअस्तित्व के रूप में उनको जो दिखा, उनको लगा कि ये तो हर आदमी समझना ही चाहता है। वो जो हर व्यक्ति समझना ही चाहता है, तो उसके समझाने के लिए उन्होंने शुरू किया। तो बहुत सारे लोग उनसे ज्ञानी विज्ञानी जुड़ते रहे, और जुड़ के उन्होंने ये कहा कि ये तो मानव जाति की बात है, क्योंकि हर मानव जाति पूरे को जानना चाहता है, अधूरे को नहीं जानना चाहता। जब उनको लगा कि ये पूरा जाए, तो शिक्षा विधि से कैसे पहुँचे। उपदेश विधि से बहुत सारी चीज़ों को देखा गया था, कुछ लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन पूरा नहीं पड़ता था। तो उन्होंने इस शिक्षा विधि को उन्होंने दिया, और शिक्षा विधि में शिक्षा संस्कार विधि की बात की। शिक्षा के साथ संस्कार आए, तो संस्कार है, उसी संस्कार के प्रति अभी आप देखिए कि हम लोग एक विवाह संस्कार भी करते हैं। उसी संस्कार में उन्होंने एक विवाह संस्कार भी बताया। तो उसी विवाह संस्कार उसी के आधार पर होगा जो बाबा जी ने अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में देखा। उसके लिए हमारे भैया आए हुए हैं नागपुर से, क्या बुल्ढाना से, बेसिकली ये रहते हैं पूना में, और हमारा भैया से बहुत पुराना परिचय है। हम शहडोल में मिले थे। तो भैया अपना इनका जन्म तो हुआ, पहले इनका थोड़ा परिचय दे दूँ। इनका जन्म तो हुआ था महाराष्ट्र में, पूना में, और पढ़ाई के पूना के स्कूलों में की थी। और पढ़ाई के दौरान ही जिनको इनके धर्मपत्नी हैं, उनको हम लोग सुवर्णा दीदी कहते हैं, वो सुवर्णा दीदी के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। इनसे 3 साल जूनियर थे। फिर भैया का क्या हुआ कि भैया तो समाज सेवी आदमी थे। तो उस समय नानाजी देशमुख एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे समाज को बदलने की, जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था, उसको सबको कुछ बदलने के लिए निकले हुए थे। तो भैया ने उनके साथ 4 साल काम किया। इसके बाद भैया कुछ एक NGO चलाते थे। जब मैं इनसे मिला था तो भैया NGO चलाते थे शहडोल में, तो NGO चलाते थे। उसके बाद ये मध्य दर्शन के संपर्क में आए, हम लोग भी आए उसी समय लगभग, और फिर इसकी श्रृंखला शुरू हो गई। और भैया के फिर एक बिटिया भी है, और दीदी पूना में रहती हैं,
बिटिया के साथ, बिटिया का नाम कोमल है और दीदी का नाम सुवर्णा दीदी है। हम समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। अतिथियों को अभिवादन करते हुए और मैं योगेश परिवार का एक प्रतिनिधि के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मेरी जागृति की यात्रा में जहां से भी मुझे सहायता मिली और मिल भी रही है, ऐसे सभी सुपथ पथ प्रदर्शकों के प्रति और जिनसे जागृति क्या है, जागृति मानव के लिए आवश्यक क्यों है, समझदार बनना क्यों आवश्यक है, ये जानकारियां और उस संबंधित जो ज्ञान मुझे श्रद्धेय श्री अग्रहार नागराज जी से मिला, उनके प्रति
हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और इस सुखद, शालीन, सौम्य, ओजस्वी और तेजस्वी उत्सव समारोह को प्रारंभ करने के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूं। अब अनुमति का संकेत आप या तो हाथ खड़ा करके दे सकते हैं, तालियों से दे सकते हैं। कि एक साहसिक विचार है और मेरा पूरा समर्थन है, पर इसकी एक छोटी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में ये केवल आपका इच्छा होने से ये नहीं होगा। जिनके साथ आपका विवाह हो रहा है उनके और उनके माता पिता, आप दोनों के माता पिता, इन सब की यदि सहमति होगा तो हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और उनका इच्छा था कि मैं आऊं, फिर ओमेर जी तो हमारे मित्र ही रहे, पर जैसा कि जो अभी बड़े हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, जिसे हम बड़ों की इच्छा और ये जो युवा पीढ़ी है उनकी इच्छाएं, इन दोनों की इच्छाओं में आजकल जैसा हम लोग देखते हैं कि कुछ तो गैप नजर आता है और जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। अब इस जनरेशन गैप को समस्या तो है, हैंडल कैसे करें? तो जो निर्णय इन दोनों ने आज लिया है कि इस प्रकार से ये विवाह समारोह होगा, तो फिर आज मुझे यदि कहा जा रहा है कि इसको कैसे प्रक्रिया को पूरा करें, प्रक्रिया तो लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट भी है, तो जो चैलेंज है वो इस प्रकार से है कि है तो ये सांस्कृतिक उत्सव, और अभी तक हम जिस प्रकार से विवाह उत्सव को मनाते आए हैं, धीरे धीरे, ये मेरी ही बात नहीं है, शायद आप सबके मन में भी होगा कि दिन प्रतिदिन ये जो विवाह उत्सव है उसका उत्सव वाला भाग निकलते जा रहा है, खसकते जा रहा है, और उसकी जगह पर एक बड़ा भारी दिखावे वाला भाग भरता जा रहा है। और इसके जो कई संकेत मिले हैं, शायद मुझे भी मिल रहे, आपको भी मिल रहे होंगे, कि विवाह समारोह में युवाओं की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनकी उपस्थिति भी कम है और उनका इंटरेस्ट भी कम होते जा रहा है। कुछ एक जिनको ऐसा लगता है, भावुक होते हैं, ऐसे लोग विवाह समारोह में आते हैं, विवाह समारोह होता है, पर क्या हुआ जिसे हम संस्कार नाम देते हैं विवाह का, उस संस्कारों में क्या हुआ, शायद मैं तो अपना प्रामाणिक आपको सत्यापन दे सकता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आया था, क्योंकि विवाह मेरा भी हुआ, विवाह होकर के आज 25 वर्ष मुझे हो रहे हैं, और 25 वर्षों में मैं भी इस खोज में था कि विवाह समारोह जो उत्सव हुआ, उस उत्सव में क्या मुझे समझ में आया, ये एक प्रश्न शायद जितने बड़े बैठे हैं उनका भी शायद यही प्रश्न होगा कि ये विवाह होता है तो संस्कार होता है, तो संस्कार क्या होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इन 3 घंटों में ये जो संस्कार उत्सव है उसकी छोटी छोटी प्रक्रियाएं होकर आने वाले जो अतिथि हैं, गणमान्य हैं, उनके जो भरे हुए भाव हैं, उन भावों को कैसे रास्ता दिया जा सके। यदि ये रास्ता मिल गया तो एक वातावरण बन गया, और उस वातावरण में जो लोग आज संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञाएं लेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये आज हम लोग सब लोग मिल करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन 3 घंटे में हमारा पूरा मनोयोग से हम इन दोनों के जो आज नवदंपति होने जा रहे हैं, इन दोनों के साथ हमारी सद्भावनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे आशीर्वाद और जिंदगी का तजुर्बा कि एक पति पत्नी संबंध जो आज सर्वाधिक हमको यही दिखता है कि यही संबंध है, 30, 40, 50 वर्ष चलता है, मानव संबंधों में प्रदीर्घ चलने वाला पति पत्नी संबंध, और इस संबंध को सफलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए क्या क्या हमें व्यवहार कुशलता होनी होगी। ये कुशलताएं तजुर्बे के रूप में यदि ऐसे अवसरों पर यदि मिल जाती हैं दंपति को, तो शायद ये उनके लिए एक प्रकार से गिफ्ट कहिए, क्योंकि हमने गिफ्ट तो भौतिक रूप में काफी दे दिए और दे भी रहे हैं, लेकिन मानसिक शक्तियां तैयार होने के लिए, व्यवहार कुशलता होने के लिए शायद हमारे पास कोई गिफ्ट हो। तो इस प्रकार के संस्कार उत्सवों में भाग लेकर के
हम ये गिफ्ट इन दोनों को दे सकते हैं। तो इन 3 घंटों में छोटा सा सांस्कृतिक झलक भी हमने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात आज के होस्ट दोनों को आमंत्रित करते हैं कि आप भी स्टेज पर आएं। और आज का उत्सव मूर्ति कोमल बेटा और कौस्तुभ बेटे। सांस्कृतिक उत्सव में दोस्तों बेटा जी की बहन अन्वया अन्विता बेटा जी भी इंटरनेशनल कथक नृत्य में पारंगत है। पिछले 9 वर्ष में वो काम कर रही है। तो उनके 2 परफॉर्मेंसेस हम लोगों को देखने को मिली। तो जो छोटे बच्चे इस उत्सव में आए हैं, इस प्रकार से कलात्मक ढंग से और ऐसे मंगलमय वातावरणों में, तो हम लोग शुरू करते हैं एक मंगल कामना से। वो मंगल कामना है, भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये मंगल कामना आज हम सबके मन में है। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। और ऐसे होने के अर्थ में आज जो नव दंपति इसी आशय का संकल्प लेंगे। बैकग्राउंड हम सबको पता है, भूमि आज स्वर्ग तो नहीं है। मैं कुछ जानकारियां भी आपको देना चाहता हूं। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने घोषित रूप में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का समय गया, नाउ इट इज ग्लोबल बॉइलिंग। ये भी थोड़ा सा हमारे ध्यान में रहने की आवश्यकता है। ग्लोबल बॉइलिंग होगा, ये सब बॉयल ही होना है, तो फिर हम मानवों का क्या है और उसके लिए कारण क्या है। तो ये जो कारण मीमांसा में हम मानवों का जो एक जिम्मेदारी से निकलना हो गया, और जिस प्रकार की हमारी जीवन शैलियाँ, विचार, और ये जिस तरह से धरती के वेरी प्लैनेट अर्थ को जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, उस पर आज एक बार पुनः सोचने और समझने की जरूरत है। मानव देवता हो, मानव का भी बैकग्राउंड हमको काफी स्पष्ट है। जिस प्रकार से आज सामाजिक स्थितियां हैं, देवता मानव ढूंढने से थोड़ा सा मुश्किल है, और इसीलिए मानव देवता हो, भूमि स्वर्ग हो, और ये जो धर्मीयता है, धर्मीयता सफल हो। ये मंगल कामना के साथ आज हम आज की खुसड़ी को प्रारंभ करते हैं। जी के पिताजी ओमवीर भैया और उनकी श्रीमती जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें जो गणमान्य अतिथि आए हैं उनका वो परिचय करा देंगे, और परिचय के साथ साथ हमारे शिक्षक मित्रों ने विवाह संबंध पर एक संकलन तैयार किया है, वो संकलन भी आपको भेंट स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। तो भैया जी परिचय को प्रारंभ करें, ये ले सकते हैं। इस विवाह संस्कार की श्रृंखला में मैं सभी मेरे आत्मजनों का स्वागत करता हूँ और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरे गांव से आए हैं, कोमल के संबंधी है, मेरे संबंधी है, उनका मैं परिचय कराऊंगा। मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह, ये कोमल के ताऊ, छोटे भाई जयवीर सिंह, और मेरा छोटा भाई प्रदीप, भतीजा अनुज, और छोटे बहनोई हैं राम कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर से आए हैं।
मेरा छोटा भाई राजेश श्याम, मेरे समधी हैं, मेरे बेटे के रामपाल सिंह राणा, मेरे कजिन है चंद्रबोस सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर मनोज, मास्टर अरविंद जी, और ये एडवोकेट नरेश जी हैं। ये हमारे बेटा जी अनुराग सिंह, आरोप सभी को नमस्ते। नमस्ते। ये अनुराग आरंभ और हमारे बहू बेटा शिवांगी। मेरे बचपन के मित्र नरेश शर्मा जी गांव से ही आए हैं। मेरे गांव की बात में लोगों क्या याद होते हैं वो वाले हैं। और मुकेश शर्मा जी ये देहरादून से आए हैं। सुनील सक्सेना जी मेरे से हैं। और मेरे छोटे भाई की तरह और भी कई रिश्ते हैं इनसे। अभिषेक द्विवेदी जी, ठीक है। मेरे भतीजे दामाद हैं, आर्मी में कमांडो है, और ये मेरा नाती है अभी। हेलो सभी को नमस्कार। इन्होंने परिचय करा दिया और मैं अपने संबंधियों को करा देती हूँ महिलाओं में। कहाँ मीना दीदी कहाँ दिखा दीजिए मेरी बड़ी। और राजकुमारी चौधरी देवरानी है। और ये मेरी बुआ जी लोग हैं, आगे बैठी हुई है दोनों। बुआ है। और ये दीदी है मेरी उषा दीदी, बड़ी ननद। और छोटी शशिकांत, हाँ ये छोटी है। और वो संदन जी बैठी है मेरी, गाजियाबाद से आई। हाँ ये मेरी फ्रेंड है बचपन की आभा। तो छोटी सिस्टर है मेरी मंजुला और लीला। प्रियंका और पूजा। गौरव की पत्नी नू। और ये
परिवारजनों का परिचय थोड़ा सा मैं हल्का, जो मेरे आत्मजन, मेरे गुरुजन हैं, मैं थोड़ा सा उनका भी। आप आरपी सिंह जी जीएम रहे हैं, बहुत लंबा समय मेरा उनके साथ रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला फरुखाबाद में। एपी सिंह जी ये अकाउंट अफसर हैं PCDF में, और ये बेटा आगरा से आई है, मेरी भतीजी है। संजय पांडे जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय गणेश बागड़िया जी, कल मैं इनसे कह रहा था कि आपके होने मात्र से सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चलने लगी, और ऐसा कई अवसरों पर देखा गया है। हमारे मित्र शंकर सिंह यादव जी, ये बेटा है नाम शेखर, अभी ये मुख्यमंत्री कार्यालय में है, और ये काफी आगे जाने वाला है, और बहुत सोच में बहुत बढ़िया है। इनके पिता हैं मिथिलेश मिश्रा जी, हमारे फूफा जी हैं, ये अभी रिटायर हैं, हापुड़ में रहते हैं, सिसोदिया जी। फरुखाबाद से आए हैं हमारे मित्र वेदपाल जी, पत्रकार रहे हैं, और विमल जी ये बहुत शानदार स्कूल चलाते हैं फरुखाबाद में। ये मेरा बहुत पुराने मित्र हैं, प्रधान जी हैं अभी, अजय। आप प्रशांत जी, एक मिनट में लिए, जैसे वो कहावत है कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर, ये अंग्रेजों के जमाने वाले नहीं है, अभी मॉडर्न जेलर है ये, और इन्होंने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी एक शिविर लगवाया था वहाँ पे, और अभी इनको 26 जनवरी को अवार्ड भी मिला है प्रशांत उपाध्याय जी। और मेरे मित्र गोपाल भदौरिया जी, बड़े भाई बिंदा जी, सतीश बाबू, बड़े भाई भारत सिंह यादव जी, सुधीर कांत पांडे जी, हमारे विभागीय मित्र हैं, और मोती चंद यादव बहुत दूर से आए हैं, गाजीपुर से आए हैं शादी अटेंड करने। आपका नाम? विनय जी, मऊ से। संतोष जी, मऊ से। अपने गौरव जी, जो सारे लोग जानते हैं आपको, आप SBTI में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, IIT में PhD की है। आदरणीय सरदेव जी, भैया अविनाश, लोकेश जी, मेरे गाँव के ही है। मेरे बिल्कुल पड़ोसी, मेरे परिवार के मेंबर हैं आदेश पुलिसिया जी, गोपाल जी, पूनम दीदी, अजय भदौरिया जी, मीनाक्षी, ये मेरे साथ IIT में PhD कर रही है, मास्टर भी हमने साथ में किया था। उसके बगल में निधि,
निधि अभी सतपोल उत्तराखंड में एक गांव में एक स्कूल में काम करती है अपने हस्बैंड के साथ, जय के साथ। और वो मेरा दोस्त है एक और बॉनी, और उसके बगल में फारिज भी मेरा जूनियर है PhD में IIT में, वो आसाम से है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, मेरे इश्क के हर मकाम में, सभी लोग ऑलमोस्ट मुझे किसी ना किसी तरीके से जानते हैं, मेरा परिचय है उनसे। बट मैं कोमल हूँ, और आज मैं सबसे पहले आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग ने अपना टाइम निकाला और इस विवाह संस्कार के लिए आप यहाँ पे आए। और ये मतलब ये एक जॉइंट एफर्ट है और हम उसको उसी तरीके से देख रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आप आज इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं और इसका पार्ट बन रहे हैं। तो मेरा नाम कोमल है, और मैंने अभी अपनी PhD ख़त्म करी है। मेरा जो फील्ड है वो सोशियोलॉजी है, मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ। काफ़ी ट्रांजिशंस हैं मेरे लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, उसके बाद मैं आर्ट्स में आई क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और शुरू से ही वो एक इंक्लिनेशन रहा। उसका मैं पिन पॉइंट करके नहीं बता सकती हूँ, बट उसमें मैं कहूँगी कि मेरे पापा का काफ़ी बड़ा रोल था कि हम उस तरीके का चीज़ें सोच पाना और उस तरीके के डिस्कशंस होना घर में। तो अभी फ़िलहाल मेरी PhD मैंने खेतीहर मजदूरों पे करी है, जो महिलाएं। तो मैं आगे भी उसी के ऊपर अभी मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने जा रही हूँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और तो ये दो बड़ी चीज़ें ट्रांजिशन मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं, एक तो शादी और एक ये मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक ड्रीम जॉब था जो कि मुझे मिला है। और या सो आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर हियर। एंड ये कॉस्ट्यूम है जिनसे मेरी शादी हो रही है आज, और हम पहले से हमने डिसाइड किया कि हमें शादी एक नए स्टेप लेना चाहिए और शादी की तरफ जाना चाहिए। वी आर हैंड ओवर टू कॉस्ट्यूम। हेलो, सो कोमल ने बता ही दिया है, मेरा नाम कौस्तुभ है और मैं अभी फ़िलहाल PhD कर रहा हूँ जर्मनी से। और मेरा जो PhD की जो सब्जेक्ट है वो कोमल से काफ़ी सिमिलर है, सोशोलॉजी है, लेकिन स्पेशलाइजेशन मेरी इकोनॉमिक सोशोलॉजी में है। मैंने मेरा बैचलर्स सोशोलॉजी में किया है।
मैंने मेरा मास्टर्स जो किया है वो बैंगलोर से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से। मेरी जो डिग्री थी वो थी डेवलपमेंट स्टडीज़। डिग्री के टाइम पे मैंने काफ़ी फील्ड वर्क भी किया है। एक श्रीजन नाम की एक संस्था है मध्य प्रदेश में, उनके साथ मैंने काम किया है। और मैंने अध्ययन भी किया है जो मुंबई के जो झोपड़पट्टियाँ हैं जिनको स्लम्स कहा जाता है, उसमें मैंने फील्ड वर्क किया था मेरे मास्टर्स के टाइम पे। और उसके बाद मैंने काम किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है झारखंड में, और उनके जो अभी चीफ मिनिस्टर है श्री हेमंत सोरेन, उनके साथ मैंने झारखंड में काम किया था उनके इलेक्शन कैंपेन के साथ। और फिर जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनके साथ CM मैंने काम किया है। और फिर कोविड के टाइम पे जब बंद हो गया था, जब लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हो गया था, तभी हम चले गए थे जर्मनी मेरा दूसरे मास्टर्स के लिए। और दूसरा मास्टर्स में मैंने इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में मैंने मेरी पढ़ाई शुरू की, और अभी वही मैं गोटेंगेन में जर्मनी में मैं मेरा PhD कर रहा हूँ। और इससे मेरा परिचय समाप्त, और मेरे मम्मी पापा का परिचय मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो मेरी जो मम्मी है वैजयंता इनका नाम है, और ये भी एक PhD स्कॉलर है। इन्होंने भी PhD की है सोशियोलॉजी में। ये एक टीचर रही है, प्रोफेसर ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन कॉलेज चर्च गेट में है। और ये लगभग 33 साल से ये जॉब कर रही है, एंड अभी 1 साल में ये रिटायर हो जाएगी। एंड काफ़ी इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है मेरा। इन्होंने काफ़ी मतलब मुझे इन्फ्लुएंस किया है। और इनकी एक NGO थी, एक और एक इनकी संस्था थी जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ जो मजदूर हैं जो काम करते हैं शहरों में, उनके ऊपर उनके साथ काफ़ी काम किया है। निर्माण करके एक NGO थी, उनको निर्माण एक्चुअली मेरे से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जूनी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा जन्म होने के पहले निर्माण एक्टिव थी, और अभी भी एक्टिव है। और लास्ट में मेरे पिताजी ये अभी रिटायर्ड है। ये BMC में ऑफिसर थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये मुंबई महानगर पालिका में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इन्होंने जॉब की है। अभी 2 साल पहले इनकी रिटायरमेंट हुई है, और अभी भी ये काफ़ी एक्टिव है। इनका मोस्टली जो काम रहा है वाटर एंड सैनिटेशन में रहा है। काफ़ी इन्होंने काम किया है, सबसे जो हम बोला जाता है कि जो आखिरी इंसान है जो शहर का, उनके साथ इन्होंने काम किया है। काफ़ी सीरियस और काफ़ी एकदम बहुत स्केल पर काम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो इसके साथ आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप अटेंड कर रहे हो, और होपफुली आप एंजॉय भी करोगे। एंड इसके साथ बस मैं माइक हैंड ओवर करूँगा। थैंक यू। परिचय का दौर अब शुरू होता है कि जैसे अनीता मेरी छोटी बहन है, उन्होंने अभी बैचलर्स उनका ख़त्म किया है सोशियोलॉजी में। हमारे घर पे काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट हैं, और अभी और एक एडिशन हो रहा है। तो ये एक प्रोफेशनल कथक डांसर है, आर्टिस्ट है। ये काफ़ी इंटरनेशनल स्टेज पे कम्पीट किया है इन्होंने। ये स्पेन गए हैं, बैंकॉक गए हैं, और इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी जीते हैं। अभी इनकी जो अगला जो स्टेप करनी चाह रही है वो ये जो बोला जाता है विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स और प्योर आर्ट्स में जाने का उनका प्लान है। तो सॉरी एंड थैंक यू। आप सबको एक जो अलग तरह से शादी हो रही है उसमें आप शामिल हुए और मन से हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और एक आशीर्वाद जैसा है। योगेश जी ने कहा कि बेटे के बारे में कुछ बोलिए, तो कल से मैं बहुत सारी यादें हैं जिसमें मुझे समझ में आया कि उसको जिस तरह से बड़ा हो रहा है उसके अंदर कुछ अलग है, और ये उसके बचपन से ही मुझे
एक अलग दिखाई देता है। बहुत बार हम बच्चों को एक सांचे में ढालना चाहते हैं कि उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एक वो सांचा होता है और उसको सिर्फ जो हम चाहते हैं वो कराना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही था। तो एक दो जो घटनाएं हैं जिससे मुझे पता चला कि ये थोड़ा अलग है और इसको जो परवरिश करना है वो अलग ढंग से करना पड़ेगा। तो आज जो मेरे सामने बैठा है वो कौस्तुभ बनते हुए मेरे साथ में इसकी एक दोस्ती रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोस्ती का कारण ये है कि मैंने अपने तरीके से उसको नहीं ढाला। वो जैसा था और जिस तरह से वो बड़ा हो रहा था, मैं समझते समझते उसके साथ माँ बनी। मतलब माँ बन के बेटे को नहीं पढ़ा दिया, उसने मुझे माँ का दर्जा दिया है। तो एक घटना थी, बहुत छोटा था वो, बहुत ही मतलब शायद 7-8 साल का था। तो मैं जॉब करती हूँ तो मैं दिन भर बाहर जाती थी। तो ये इनको मैंने फैमिली के साथ में छोड़ती थी जो इसका पूरी तरह से देखभाल करते थे। तो शाम को हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक जो फेयर बोलते हैं, जो मेला जैसे लगाया था, तो उन्होंने मुझे एंटर करते ही कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे जो मेरे नेबर्स थे बोले, रात को मुझे थोड़ा देर हो गया था, वो बोले कि वो एक स्टॉल को बंद ही नहीं होने दे रहे, वो स्टॉल में आपका बेटा बैठा है और वो स्टॉल बंद नहीं करने जा रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मेरी मम्मी आएगी तभी आप बंद कीजिए और आप तुरंत वहाँ भागिए, खड़े राह देख रहे हैं। मैंने देखा, मुझे अंदाजा था वो किताब का स्टॉल था, न खिलौना का न कुछ, और बहुत सारी किताबें थी जो टाइम्स हिस्ट्री डिस्कवरी चैनल की जो किताबें होती वो सारी थी। और वो जो वहाँ पे एक लेडी थी वो बोली आपके बेटे का इंटरेस्ट देखकर मैं रुक गई, लेकिन जो उम्र में सिर्फ चित्र देखकर बच्चे खेलते हैं या समझते हैं, इसको किताबें पढ़ने का शौक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे आकर घर पे मिलिए, हम सब किताबें देखते हैं। उसने पूरा एक सेट खरीदा। आप जानते हैं सैलरी के लोग हैं हम, इतना एक साथ में पैसा नहीं होता है। उस समय पे वो 25,000 की किताब थे जो मैंने 2 साल में किश्तों में देखकर खरीदा था, इसलिए कि उसको उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट था। और मैंने देखा है कि वो जब भी मैं देखूं तो उसकी वजह से वो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे सीरीज देखता था और किताबों को बहुत पढ़ा उसने। और एक घटना थी कि वो जब 7 साल का था, उन दोनों में अंतर 7 साल का है, 6 साल का था, तो मुझे कहने लगा कि मुझे एक बहन चाहिए। और मुझे वापस नेबर से पता चला कि ये पास के एक शिव मंदिर में जाकर जब प्रार्थना करते बैठता है कि मुझे बहन चाहिए। तो हम लोगों ने तो सोचा था एक बेटा है, मतलब ठीक ही है, दूसरा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जब पता चला कि इसको इतनी बहन की आकांक्षा है और वो चाहता है, तो हम लोगों ने सोचा देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक ही है। और मेरी बेटी का जन्म हुआ। पूरे मेरे प्रेगनेंसी में ये सब जगह पे सोनोग्राफी के लिए, डॉक्टर के साथ बात करने के लिए, हर जगह पे बुजुर्ग के जैसा मेरे साथ अंदर जाता था, डॉक्टर से बात करता था, पूछता था मेरी माँ ठीक है या नहीं। और जब बच्चा मेरे से पहले पता नहीं कैसे ये कहाँ से होता है, नर्सेस छोटे बच्चों को आरती देखकर मुझे इसकी याद आती है, इतने छोटे बच्चों को हाथ में नया जन्म शिशु नहीं देखते हैं। लेकिन मैं तो बेहोश थी, सिजेरियन हुआ था, लेकिन उस नर्स ने इसके हाथ में उसको पहले दिया था। सबसे पहले इन्होंने उसको अन्विता को उठाया है और अन्विता का जो परवरिश है उसमें इसका बहुत बड़ा सहभाग रहा है। उसको रैप करना, उसको लोरी सुनाना, उसको ले जाना, अगर वो गिर गई तो उसको मरहम पट्टी करना, डॉक्टर के पास ले जाना से लेकर हर चीज में उसको ऐसे लगता है। वो हमेशा कहती है मेरी बेटी कि ये मेरा तीसरा पेरेंट है, माँ बाप के जैसा है, भाई का पेरेंट ज्यादा है। तो ये जो उसका जो स्वभाव है, उसी समय मेरे पिताजी जब गुजर गए तो मेरी माता जी को मेरे साथ लाना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे लगा कि बुजुर्ग घर में आएंगे रहेंगे तो बच्चों को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है और बुजुर्ग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मुझे लगा इनको समझाना पड़ेगा कि कैसे क्या
थोड़ा पेशेंस, सहज शक्ति दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब घर आकर, जब जॉब करके आकर देखा, इन्होंने मेरी माता जी के नाखून काटे थे क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थी। उनको खाने का प्लेट जब मैं देती थी तो खाने के बाद प्लेट रखना, उनका ख्याल रखना। वो बैठे बैठे एकदम से वो उठना ही नहीं चाहती थी, ना घूमना चाहती थी। वो अज्जी चलो, हमारे यहाँ पे अज्जी बोलते हैं, अज्जी चलो चलो करके हाथ पकड़ के वो उसको घुमाने ले जाता था। वो बहुत बार इसको कोसती थी, तेरी वजह से मुझे चलना पड़ता है, मैं चुपचाप सो रही थी, तुमने उठाया। लेकिन उसको पता था कि चलाना जरूरी है। ये सारे जो देखे हैं, और उसके बस्ती का काम, कोविड के समय मैंने एक रिसर्च लिया था, बुजुर्गों को समझना, उनकी जिंदगी को समझना। मैं इंटरव्यू नहीं ले पाई और इसने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं इंटरव्यू लूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। और वहाँ से वीडियो भी आते थे मुझे। वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला के घर में मैंने देखा, शाम को जब वो वीडियो आया मेरे पास, बुजुर्ग महिला के घर में ये चाय बना रहा था बस्ती में और सबको चाय पिला रहा था। तब मुझे लगा कि सही है, अब ये इतना हो गया है कि न कि अपना ख्याल रखे, वो पूरे सबका जो है परिवार का ख्याल रखेगा। और जिन बस्तियों में मैंने काम किया है, जहाँ पे धारावी से लेकर हर बस्ती में मेरा नाता रहा है, वहाँ पे वो दोस्तों को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेटा करके नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो जाके काफी बार कुछ समझने के लिए रहा है। और बस्ती में जाकर अगर रहता है इंसान तो अंदर से बदल जाता है। तो यही देखकर उसने जब कहा मैं कोमल से शादी करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगा हाँ, अब वो परिवार शुरू करने के नहीं लायक है, वो उसको समर्थ से आगे बढ़ाएगा। और सबसे बड़ा चीज जो उसने हमारे घर में सीखा है, खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो बचपन से वो मेरे साथ में किचन में बैठकर उसकी कहानियां, उसका जो भी अनुभव है, बांटते बांटते खाना बनाना सीख गया। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़का खाना बनाता है तो घर का बहुत सारी चीजें, टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि मेरे पति भी खाना अच्छा बनाते हैं। तो ये चीज बहुत महत्व की है। तो साथ में आए हैं, इनका जो मैत्री है मैंने देखा है, फ्रेंडशिप देखा है। और कोमल, मुझे अन्विता के साथ और एक बेटी मिल गई, इसके अलावा मेरे मन में कभी भावना आई नहीं। तो कोमल, वेलकम हमारे घर में। मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी बहुत साल से कोमल में क्लास से पढ़ाई की है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। वही इंस्टीट्यूट में मैंने 1990 में मेरी पढ़ाई ख़त्म की है। उसके पहले जहाँ मेरी पत्नी प्रोफेसर है, वही कॉलेज में मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है, BS किया है। उसके बाद में मैं काफ़ी जगह पे घूमा, मतलब घूमर करते थे, जॉब के लिए अलग अलग जगह पे काम किया। ज़्यादा करके महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में और शहरी भाग में मैंने मेरा काम किया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में मैंने काम किया है। बाद में मुंबई महानगर निगम, आपकी भाषा में हम लोग कानपुर निगम है, वैसा मुंबई महानगर निगम है, वहाँ मैंने काम किया। 25 साल उधर काम किया है। 15 साल अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और NGO में काम किया है। काफ़ी मेरा जो काम रहा है वो गवर्नमेंट और अशासकीय संस्था, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है। तो और दूसरी बात है कि ये सब करते समय काफ़ी मैं बाहर रहता था, दोस्तों इतना छोटा था, तभी मैं मेरे काम की वजह से मैं काम में बहुत डीपली इन्वॉल्व रहता था। तभी वो छोटा था, तभी मुझे घर से फ़ोन करता था, साहब मुझे सामुदायिक शौचालय बांधना है, तो क्या करें। तो मेरे साथ बात करने के लिए वो मुझे एक सवाल पूछता था क्या करना है, क्योंकि मैं उसको समय नहीं देता था। और स्कूल से आने के बाद वो मुझे फ़ोन करके मेरे साथ संवाद करने की कोशिश करता था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पुरुष हैं, वो अर्थार्जन करने के लिए जॉब की वजह से बिजी रहते हैं। तभी मुझे लगा कि मैं अभी समय देना चाहिए कौस्तुभ को, और काफ़ी मैंने उसका जो चाइल्डहुड है वो एंजॉय किया है। मेरे सामने बच्चा बड़ा होता है, वो देखना भी एक
सौभाग्य होता है, बहुत सारे लोगों को ये सौभाग्य नहीं होता है कि पुरुष लोग ज़्यादा करके अपने जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर बिजी होते हैं। तो मैं पहले आपको विनती करूँगा कि आप कहाँ भी काम करते हो अपने बच्चों के लिए समय दीजिए। समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग अर्थार्जन करने के लिए जो मेहनत करते हैं बच्चों के लिए करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन बच्चों का बचपन है, जो उनका चाइल्डहुड है, अपने करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं आएगा। वो क्योंकि वो एक फेज होता है लाइफ का, वो देना जरूरी है। वो मैंने सीखा। दूसरी बात है, कौशल के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। एक बात है कि वो बहुत ही जिज्ञासु लड़का है, मतलब जो उनके पास जो जानने की जो इच्छा है वो बहुत स्ट्रांग है। वो सवाल पूछता है, सवाल पूछते ऐसे भी सवाल पूछता है कि जो सवाल के जवाब आपके पास नहीं होते, क्योंकि बच्चों के बीच में जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ही होती है। बच्चों का जो विकास होता है, दिमागी विकास होता है, वो करीबन 7 साल के दरमियान शुरू हो जाता है। बचपन में उसका दिमाग का ग्रोथ हो जाता है, तो उसी वक्त तो वो उसको समय देना बहुत जरूरी है। उसकी बौद्धिक विकास करने के लिए जो कुछ मदद करना चाहिए वो आवश्यक है। और तभी मैंने छोटा था, तभी जैसे उन्होंने किताब की बात कही, वही मैं बताना चाहता हूँ। वो बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो मुझे लगता है कि पहला मैंने जो घर में कंप्यूटर किया था उसको डांट दिया था, तो उसने कंप्यूटर खोला था, उसके स्पेयर पार्ट देखे थे, उसके अंदर क्या क्या है, मतलब इसे 2-3 कंप्यूटर है तो कुर्बान कर दिए हैं कि उसके अंदर क्या होता है। तो उसकी जिज्ञासा इतनी बड़ी थी और हमने कभी गुस्सा नहीं किया कि भाई महंगे चीज़ को खराब कर रहा है। लेकिन उसके बाद आज मुझे बहुत बेनिफिट होता है। आज मेरे मोबाइल नहीं चलता है, कंप्यूटर नहीं चलता, तो उसकी पूरी कीमत मैं वसूल क्योंकि अभी वो रिसाइक्लोपीडिया हो गया है, तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और पूरी कीमत मैं वसूल करता हूँ अभी। तो ये जिज्ञासा होती है और जानने की प्रक्रिया है बहुत, उसके अंदर चूज कर भरी हुई है। आज भी वैसा ही है। वो कोई भी चीज़ है वो सुपरफिशियल नहीं समझना चाहता है। तो उसने पहली बार बताया कि शादी के बारे में, बोलता मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं और मंत्र का मैं मतलब ही नहीं समझता हूँ। तो मुझे ऐसी शादी चाहिए कि मैं समझ सकता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो उसकी भी इच्छा थी। और अभी जैसे बताया कि माँ बाप ये कहते हैं कि अपना बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन हम दोनों ने ये कोशिश की पहली बार वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्योंकि ये हम लोग कभी कोशिश नहीं करते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने औलाद के बारे में कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा मुझे दिखता नहीं, मुझे वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, मेरा ख्याल नहीं करता है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, हम लोग एक गलती करते हैं, इसको डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा है, जो आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, कि हमारे औलाद है और अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान बने कभी बन जाता है कि जब भी वो अपने परिवार का ख्याल करे। तो अभी जब भी उसकी इच्छा प्रकट की उसकी कोमल के साथ शादी करना है, तो हम लोगों ने सोचा कि वो अच्छा इंसान बन गया है, दूसरी बात पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, तो अर्थार्जन भी हो जाएगा, अपना परिवार चलाने के लिए उसके पास काबिलियत आ गई है और अभी अपना परिवार शुरू कर सकता है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है, समाजशास्त्र का अध्ययन करने की वजह से समाज में कुछ अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो बुरा चल रहा है उसको कंपेयर से कर सकते हैं, और अच्छा चल रहा है तो अच्छाई के अंदर भाग कैसा ले सकता है, उसकी प्रेरणा और वही प्रकार का विचार जो हम लोग दोनों रखते हैं, वही विचार आगे लेके वो काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैंने उसके बेटा के लेकर पहले चालू किया था, जैसे कि जब मैं भी एक पिता होने की वजह से मेरे ऊपर भी प्रेशर था, बच्चा कामयाब होना चाहिए, अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। लेकिन बाद में मेरे रिश्ते के अंदर मैंने सुधार किया और उसका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश की। और मैं आज में एक दूसरे से हम लोग अच्छे दोस्त हैं, जो हम लोग एक दूसरे के साथ जो हमारी मतभिन्नता है, हमारे बीच में बदले हो सकते थे, लेकिन मनभेद नहीं होता है। तो हम लोग दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा कदम रहा है।
कि जो हम लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन अच्छा पेरेंट कैसे बने ये कभी नहीं सिखाया जाता है। और मुझे लगता है कि उनके साथ हम लोग काम करते करते मेरी भी हमारी भी ग्रोथ हो गई, हम भी कुछ नए चीज़ सीखे हैं हस्बैंड एंड वाइफ बोल के, और आज भी सीख रहे हैं और नया परिवार शुरू कर रहे हैं। तो कोमल का हमारे परिवार का भाग बन गई है, मेरी बेटी बन गई, जिसे अनिता मेरी बेटी है। अनिता भी काफ़ी उसके बारे में बताया, वो भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लड़की है, बहुत ही हम लोगों ने उसको जितना कस्तू का परवरिश किया है वैसा ही हम लोग उसका परवरिश करते हैं, और वो हमारे परिवार में भाग बन रही है। कोमल भी हमारे परिवार में उसका वेलकम है, और हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे परिवार का भाग बने, और हम लोग उनको स्वीकार किया है मन से, और उनको दोनों को भी मैं नया जीवन शुरू करने के लिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ उनका जीवन सफल रहे, सुफल रहे, और काफ़ी जो हम लोगों ने जिस नींव डाली है नींव को वो मजबूत करें और उसके ऊपर चार चांद लगाए, और आपके जैसे बुजुर्ग लोग यहाँ मिले हैं उनका आशीर्वाद पाकर वो निश्चित रूप कामयाब बनेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे बात करने के लिए आपने मौका दिया है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अनुराग और इसमें कभी एक व्यक्ति बन गए कहीं ना कहीं, तो मैं हम लोग पूरे परिवार में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, और मैं जहाँ भी ले जाता था डेयरी में मैं ट्रेनिंग सेंटर का कई प्रोग्राम होते थे, तो ये मेरे साथ जाती थी हमेशा, किसी के घर जाना हो, दोस्त के यहाँ जाना हो, यही जाती थी। एक बार ये तो अपना पढ़ाई में लगा रहता था, ये कभी मेरे साथ नहीं जाता। एक बार मेरे यहाँ दूध आता था, वो कह रहा कि आपके यहाँ कोई लड़का नहीं है क्या? लड़की ही है। मैंने कहा क्यों? कि हम उसे ही देखते हैं, उसे तो कभी देखा ही नहीं है। मैंने कहा वो अंदर रहता, वो मेरे साथ जाता नहीं। तो मतलब कभी भी इसको उस तरीके से नहीं पाला कि ये लड़की है, कहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पूरी स्वतंत्रता दी। दूसरा ये एक किस्म से मेरी गुरु भी रही है। मेरे अंदर जो थोड़ा परिवर्तन आया वो 2005 के बाद, जब अपने आदरणीय बागड़िया जी के संपर्क में आए, तब से कई सारे परिवर्तन आए। और जैसे पहले सपोज मैं सिगरेट पीता था 2005 के पहले, कभी कभी ये आते ही मेरा मुंह सूंघती थी, मैं खूब कुल्ला करके आता था, लेकिन ये जो है मुझको पकड़ लेती थी, और इसने जितनी भी जो भी थी बिल्कुल अधिकारपूर्वक डांटना, फटकारना, उस तरीके से इसका व्यवहार रहता था मेरे साथ। और मानसिक स्तर इसका जिसे कहते हैं कि वातावरण, बच्चा जो अभी है, जो हम हैं, वो 3 तरीके के संस्कार काम करते हैं: पूर्व जन्म का, वातावरण का और उसका अध्ययन। कुछ बच्चे पुराना संस्कार लेके आते हैं, जैसे ये बहुत छोटी थी और मेरे मित्र बैठे हैं रूप सिंह परियार जी, हम लोगों ने एक 2005 के पहले यही काम किया करते थे किसी तरीके का, तो एक शराब का ठेका लिया, और इसने जैसे ही इसको पता लगा, इसने विरोध शुरू किया। जब ये मेरे ख्याल से 6-7 साल की होगी, और इसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अगर आपने ये काम किया तो। मैंने कहा क्यों? ये तो बड़ी जब शराब बेच के हमें पढ़ाओगे, मैंने कहा उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? कह दूँगे कि लोग शराब पिएंगे, उनके घर बर्बाद होंगे और हमारे यहाँ पैसा आएगा, तो मुझे तो स्कूल नहीं जाना है। इसने बिल्कुल 2 दिन अनशन कर दिया, और मैंने उससे कहा रूप सिंह से, भैया तुम ये अपने आप चलाओ और मुझे इसमें पार्टनरशिप नहीं करनी। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं इसके अभी, और हम लोगों का बिल्कुल खुला संवाद होता था घर में हर मुद्दे पे। कभी कभी बहुत सारा बहस होता था, ये हमें कि ऊपर पड़ोसी किराएदार कहेंगे ऐसे आदमी का नहीं, खुल के बहस होता था बहुत सारे मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, इस तरीके से। तो ये मेरी दोस्त भी रही है, मेरी गुरु भी रही है, कई तरीके के संबंध इससे रहे हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स किया था हिंदू कॉलेज से, DU से, और इसने जो है फिर इसका IIT रुड़की में MSc में हुआ,
1 साल इसने किया और एक दिन फ़ोन आया कि पापा आ जाओ, मैंने IIT छोड़ दी। उनका क्यों, क्या हुआ? हम लोगों को बड़ा शौक लगा, भैया IIT में तो जाने के लिए लोग तरसते हैं, तुमने छोड़ दी बीच में, जबकि बहुत अच्छा स्कोर चल रहा था इसका 1 साल पूरा करने के बाद, कि आओ तो सही बताएंगे। हम गए, बहुत मन उदास था। वहाँ जो और प्रोफेसर थे उनसे मिले, और जो इसके साथ थे सब चले गए, इसको क्या हो गया, इसने बताइए, इसने रिजाइन दे दिया यहाँ से। तो इसने कहा कि मेरा टिस में हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, मुंबई। मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लेती। तो इसने बताया कि हम इससे नाराज़ थे। इसने कहा कि अच्छा, मुझे सुखी देखना चाहते हो, दुखी देखना चाहते हो? मैंने कहा सुखी देखना चाहते हैं। तो इसने कहा कि एक इसकी फ्रेंड है गुंजन कटियार, वो अभी IAS हो गई है, अभी आना था, आएगी अभी तो। और ये दोनों साथ ही थे वहाँ IIT रुड़की में। और ये दोनों, एक भलसुआ गांव है, उसमें स्लम वाला एरिया है, उनके बच्चों को पढ़ाने जाते थे। कहती थी जब हम वहाँ से पढ़ा गए उन बच्चों को, उनके साथ काम करके जब आते थे हॉस्टल, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होता था, बड़ी खुशी मिलती थी। और वहीं मैं देखती हूँ, जब मैं लैब से आती थी IIT, तो बड़ा थकान सा लगती थी और बहुत अजीब सा लगता था, ये मैं कर क्या रही हूँ, यही पर्पज है कि आदमी का। तो इस तरीके से तो मेरा पैशन ये नहीं है, मेरा तो वहाँ है समाज सेवा के लिए, और ये मैंने खूब अच्छी तरीके से जांच लिया। तो इसलिए मैंने IIT छोड़ दिया। खैर इसने हमें संतुष्ट कर दिया, तो जाओ, वहाँ चली गई। 1 साल में इन लोगों ने, गुंजन ने, इसने वहाँ इतना अपना धाक जमा लिया, ये कि एक चुनाव लड़ी वहाँ पे, 1 साल का ही पीरियड था उसका। हालांकि गुंजन ने इसे सपोर्ट किया, और इसके और जो एक लड़का था छात्र संघ के जो IIT में चुनाव होते हैं, इसके बराबर वोट आए, और फिर ट्रॉफी पड़ी उसमें उसका निकल आया। तो वही सामाजिक जो इसका कार्यक्रम रहता है लोगों के साथ, इसका जन्म से ही है वो। दूसरा एक दिन इसका फोन आया IIT में कि पापा 2 कुर्सी ले आना। मैंने कहा क्यों, IIT में तो सब कुर्सी उर्सी है, तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं, ले आना। मैंने कहा घर पे रखिए, मैं ले नहीं ले आना। अब हम खरीद कर लेंगे। मैंने कहा बताइए। तो इसके हॉस्टल के सामने, जो गर्ल्स हॉस्टल है, एक भुट्टा बेचने वाला, जो बुजुर्ग है, दोनों दंपति, वो काफ़ी बुजुर्ग है, वो भुट्टा बेचते हैं, और उनके पास बैठने के लिए स्टूल भी नहीं था। उनका पता कहाँ ले चलनी है कुर्सी, हॉस्टल में? को नहीं, बाहर वहाँ पे उन दोनों को कहा कि आंटी आप यहाँ बैठिए, आप इस पर बैठिए। तो हमने कहा उनको भुट्टा तो खिला दे कम से कम, अब इतनी दूर से कुर्सी लाए। कह रहे नहीं, पैसे दोगे तभी भुट्टा खिलाए, यानी कि कुर्सी दिए तो भुट्टा खाओगे। तो इस तरीके के बहुत सारा स्टार रहती है। जितनी इसको यहाँ से वो मिलती थी स्कॉलरशिप, वो सब वहाँ जो काम करने वाली हैं उनमें बांट देना। जैसे कहते हैं कि अस्तित्व में व्यवस्था है, जैसा आदमी सोचता है वैसा उसको मिल जाता है। कोई सही इच्छा किसी की भी अनकम्प्लीट नहीं रहती, वो पूरी ही होती है। तो वो मुझे इसका लग रहा है। फिर वही टिस चली गई वहाँ। अब उसी में सोशल वर्क में, ह्यूमैनिटीज़ में PhD भी की है, बाकी सब और काफ़ी बताई दिए। तो हम लोगों ने हमेशा जो है दोनों को एक ही तरीके से पाला है, उसी हिसाब से कभी कोई इनकी पढ़ाई लिखाई में या इनके सोच में उसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यवधान किसी चीज़ में नहीं डाला है। जो है आगे अपना सुखी रहे दोनों लोग, खुश रहे अपना। बच्चों को समझना और उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। और ये शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री घनश्याम भैया, उनको यहाँ पर इस संकल्प को दोहराने के लिए यहाँ पर उनको बुलाएंगे। और दोनों माता पिता हम चिरंजीव कौस्तुभ के माता पिता, हम आयुष्मती कोमल के माता पिता, अब आप दोनों साथ बोलेंगे। शिशु काल से ममता पूर्वक तन
मन धन से इनका पोषण संरक्षण एवं सुशीलता का संवर्धन करते आए हैं। इनके ज्ञान अर्जन को समृद्ध करने के लिए शिक्षा आदि को वहन करते आए हैं। हमें प्रसन्नता है कि ये दोनों मानव परिवार परंपरा के दायित्व को निर्वाह करने योग्य हो गए हैं। हम और हमारा संपूर्ण परिवार स्नेही जनों सहित इस दाम्पत्य संबंध से पूर्णतया शुभ आकांक्षा सहित सहमत हैं। चिरंजीव कौस्तुभ व आयुष्मती कोमल मानवीयता के संरक्षण में सहायक हो। यह नव दंपत्ति शरीर यात्रा पर्यंत मानवीयता देव मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता पूर्वक जी कर मानव परंपरा में अपने प्रमाण प्रस्तुत करें। ऐसी हमारी मंगल कामना एवं शुभ आशीष है। हम आज दिनांक 27 अगस्त सन 2023 दिन रविवार तदनुसार विक्रम संवत 2080 शुक्ल पक्ष एकादशी श्रावण मास में लखनपुर जनपद कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में आयोजित इस विवाह मंडप में आप सबकी साक्षी में इन दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बांधते हैं एवं विश्वास दिलाते हैं कि अब हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारा आशीर्वाद निरंतर इनके साथ बना रहेगा। अब आप दोनों खड़े ही रहें, आप दोनों करें, दोनों तरफ पहले उस तरफ में फिर इस तरफ में। क्लिक मारो। सभी एक बार अभिवादन करें। इन दोनों माता पिता के चरण स्पर्श करें। माता पिता को प्रणाम के साथ साथ अब आप सामने देखें, कौस्तुभ जी और कोमल जी सामने देखते हुए जो समस्त मानव परंपरा है, जिसमें आपके सब परिजन संबंधी, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा जी, भैया भाभी, बहन बहनोई, किसी न किसी संबंध में आपके साथ जुड़े ही होंगे। हाथ जोड़कर सभी पारिवारिक संबंधों का अभिवादन करें। नमस्कार। और माता पिता से मेरा अनुरोध है, एक बार आप खड़े हो जाएंगे। कौस्तुभ के माता पिता भी और कोमल जी के माता पिता भी, और मेरे पीछे आप अपने दोनों बच्चों को नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, गृह जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए आप उनको हृदय से आशीर्वाद देंगे। चिरंजीव कौस्तुभ एवं आयुष्मती कोमल की
यह युगल जोड़ी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, तेजस्वी रहे, ओजस्वी रहे और हर दिन हर पल आपका कार्य व्यवहार मानवता के लिए जीवन तृप्ति के लिए चरितार्थ होता रहे। समाधान समृद्धि अभय और सह अस्तित्व को आप प्रमाणित करें। ऐसा हमारा आशीष है। एक बार आप फिर से दोनों कोमल जी प्रणाम कर दें माता पिता को, और आप इनका सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें दोनों। अब माल्यार्पण का कार्यक्रम है। माला यहाँ